नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों क्या रहा दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला डिफेंस अपडेट आ रहा है राफेल विमान को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत को फ्रांस से मिले राफेल जेट अब रात के समय में पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी संभावित युद्ध की तैयारी के लिए हिमाचल प्रदेश में राफेल जेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबी LAC पर स्थिति बिगड़ती है तो पायलट किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहेंगे। रिपोर्ट की माने तो पहाड़ी इलाके में अभ्यास कर रहे राफेल जेट्स को LAC से दूर रखा जा रहा है। इसका कारण बताया गया है कि चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में पीपल लिबरेशन आर्मी के रडार से उनकी फ्रीक्वेंसी की पहचान ना हो, इसीलिए ऐसा किया गया है। फाइटर जेट के विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल का इस्तेमाल लद्दाख सेक्टर में प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी लड़ाकू विमान प्रोग्रामेबल सिग्नल प्रोसेसर या फिर दुश्मन की स्थिति में सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बदलने की क्षमता से लैस है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि चीनी सेना ने इलेक्ट्रॉनिक लाइन ऑफ व्यू के लिए अक्साई चीन क्षेत्र में पहाड़ की चोटियों पर अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस रडार तैनात कर रखे हैं, लेकिन राफेल युद्ध के समय दूसरी फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। चीन ने विमान को पकड़ने के लिए जो रडार लगाए हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि उसने अमेरिकी वायुसेना को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया है। राफेल विमान में मिट्योर और स्कैल्प मिसाइलें लगी हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल विजुअल रेंज जैसी ताकतों से लैस है, जिसका मतलब ये है कि पायलट विजुअल रेंज के बाहर भी दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। यानी कि राफेल विमानों का जो परीक्षण हो रहा है वो पहाड़ी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस की जा रही है और रात के समय किस तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है इन विमानों से, उन सब का प्रशिक्षण यहाँ पे। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर भी है, क्योंकि शायद स्थिति कभी भी बदल सकती है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है मिलिट्री पुलिस को लेकर। सेना ने 100 महिलाओं की भर्ती के दूसरे बैच को मिलिट्री पुलिस में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है, और इसके 1 साल बाद ही पहली बार इस ब्रांच में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई है। सेना ने 2020-21 के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। जनवरी 2021 के लिए दूसरे बैच का समावेश निर्धारित किया गया है। 17 से 21 साल की महिलाएं जिन्होंने कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है, वे भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं और 31 अगस्त तक उन्हें ये आवेदन भेजना होगा। ये कदम हर साल 100 महिलाओं की भर्ती की योजना का हिस्सा है। इस प्रकार 2036 तक कुल 1700 महिलाओं की भर्ती हो रही है, और सैन्य पुलिस में महिलाओं के प्रतिशत को 17 साल की अवधि में कैडर के 20% तक लेकर आना है। दोस्तों महिलाओं को सैन्य पुलिस में शामिल करने का प्रस्ताव पहली बार दिसंबर 2017 में सेना द्वारा स्थानांतरित किया गया था। जनवरी 2019 में सरकार द्वारा अनुमोदित इसे किया गया था। सेना ही एकमात्र सेवा रही है जिसमें महिलाओं को अधिकारियों के पद से नीचे भर्ती किया गया है। नौसेना और वायुसेना में अधिकारियों के नीचे की रैंक की महिलाएं नहीं होती हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो LCA Mark 1A को लेकर आ रही है, और साथ ही MMRCA 2.0 को लेकर आ रही है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि रक्षा मंत्रालय ने 9 अगस्त को अपनी एक लिस्ट जारी की है, जिसमें आयात की वस्तुओं को नेगेटिव लिस्ट में डालेगा और उनका निर्माण खुद ही करेगा। आपको बता दें कि सीरियल नंबर 44 में LCA Mark 1A था, क्योंकि LCA Mark 1A आयात के लिए नेगेटिव सूची में एक स्वदेशी निर्मित वस्तु थी, जिसके बीच में एक तरह की कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानीय क्षेत्र की कंपनियां और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि LCA Mark 1A जैसे स्वदेशी प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट प्रणाली और आकाश मिसाइल प्रणाली इस सूची में थी, ताकि इस तरह के सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत उपलब्ध भी करा सके और किसी देश से आयात ना करे। दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी इस लिस्ट में कई प्रश्नों के आंसर्स यानी कि उनके बारे में जो क्लैरिफिकेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि किसी भी हल्के लड़ाकू जेट को अब MMRCA 2.0 टेंडर के तहत आयात नहीं किया जा सकता, जो LCA Mark 1A के समान है। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति तब शुरू होती है जब 16.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वजन के साथ साप का JS-39E/F ग्रिपेन आता है। आपको बता दें कि साप का JS-39E/F ग्रिपेन फिर से एकमात्र जेट है जो अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच सबसे हल्का है, जिसे MMRCA 2.0 के टेंडर के तहत फिर से पेश किए जाने की संभावना है। लेकिन भारत खुद तेजस मार्क 2 पर काम कर रहा है, जो कि साप के JS-39E/F ग्रिपेन के समान है, और इसका अधिकतम 17.5 टन का वजन है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की नेगेटिव लिस्ट अभी भी प्रगतिशील है, इसीलिए हर साल अधिक से अधिक आइटम जोड़े जाएंगे, और हो सकता है कि 2023 से तेजस मार्क 2 को भी इस सूची में जोड़ दिया जाए, और इस तरीके से खुद ब खुद साप का JS-39/F ग्रिपेन
बाहर हो जाएगा। साथ ही भारत 2 और फाइटर जेट को विकसित कर रहा है, जिसमें TEDBF और AMCA जैसे 25 टन से अधिक के मैक्सिमम टेक ऑफ वजन वाले फाइटर जेट हैं और अगले 5 से 6 सालों में ये उड़ान भरने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, तो क्या वे भविष्य में आयात की गई वस्तुओं की नेगेटिव सूची में जोड़ दिए जाएंगे? ये देखने की जरूरत है। दोस्तों, पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चीन को ही लेकर। चीन की बांध निर्माण की गति काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में कम से कम 8 नए बांध शामिल हैं। दोस्तों, चीन की बांध निर्माण की गति काफी तेज हो गई है और उसने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कम से कम 8 नए बांध बना लिए हैं और ये भारत की जल की आपूर्ति को बाधित कर सकता है और इससे भारत की चिंता बढ़ गई है। तिब्बत में यारलुंग नदी पर प्रस्तावित बांध अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब है। इस क्षेत्र में चीन ने 10 सालों में नदी पर 24 किलोमीटर की दूरी के भीतर 3 बांध बनाने की कामयाबी हासिल की है। यही नहीं, भूटान के उत्तर पूर्व में और लहासा के दक्षिण में स्थित नदियों पर भी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से जुड़े हैं, वहाँ भी बांध निर्माण का कार्य कर रहा है चीन। इस विशाल निर्माण परियोजना का उद्देश्य का पता लगाने के लिए हाल ही में कुछ गूगल की इमेजेस की जांच की गई। दोस्तों, चीन के हाथों से हमेशा भारत का जो वाटर सप्लाई का कंट्रोल है, वो हमेशा से भारत के लिए एक टेंशन का विषय रहा है। चीन इसका इस्तेमाल फ्लैश फ्लडिंग यानी कि पानी को डाइवर्ट करने के लिए भी कर सकता है, जो पूरे भारत में नदियों को सुखा सकता है। आपको बता दें कि जंगमो डैम के सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने 2012 में इस बांध का निर्माण शुरू किया था और उस वक्त इसकी चौड़ाई 100 मीटर थी, लेकिन 2020 में इसकी चौड़ाई करीबन 400 मीटर हो गई है, यानी कि 4 गुना बढ़ गई है। और इस तरीके से जलाशय जो लगभग 10 किलोमीटर तक फैला है, 600 MN क्यूबिक मीटर से अधिक पानी पकड़ सकता है और ये संकेत है कि तिब्बत में चीनी नियंत्रण में पानी की भारी मात्रा है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि बांध निर्माण पर भारत कड़ी नजर रख रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर दोनों सरकारों के बीच हमेशा चर्चा होती है। सूत्रों ने कहा कि इस बांध के इस्तेमाल से चीन के खतरे की वजह से भारतीय क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर भारत में बहुत से निचले इलाकों में पानी की कमी महसूस हो रही है। अगर चीन अचानक ये सारा पानी जमा कर देता है तो ये चिंता बन सकती है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।